नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 2 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो आया है और इस वीडियो में देश के लिए एक अच्छी खबर है। ये नक्सलियों की एक बड़ी पराजय का वीडियो है। अब हमारे सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को उनके घर में घुसकर मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए 25 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है। यह पूरा ऑपरेशन सुकमा और बीजापुर की सीमा पर हुआ, जिसमें कई अलग अलग एक्शन टीम्स के करीब 350 जवान शामिल थे। इस ऑपरेशन में 15 से 20 नक्सली मारे गए हैं। इस वीडियो में भारत का गुस्सा है और इसमें गोलियों की आवाजें हैं, इसलिए आज नक्सलियों के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि नक्सलियों को उनके इलाके में मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने जलेबी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। जलेबी फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आपको आज आगे विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज हम आपको हरियाणा की उन 85 लड़कियों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी हिम्मत और जिद की बदौलत पूरी सरकार को झुका दिया और समाज को भी आईना दिखा दिया। इन लड़कियों के गांव में सिर्फ 10वीं क्लास तक का ही स्कूल था और आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के एक स्कूल में जाना पड़ता था। इस दौरान रास्ते में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, छेड़खानी होती थी, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इस समस्या का इलाज करने के लिए इन लड़कियों ने अनशन किया, भूख हड़ताल की और अंत में इनकी जीत हुई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा की धाकड़ लड़कियों पर बनने वाली फिल्में तो खूब सफल हो जाती हैं, लेकिन उनका संदेश समाज के मन पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाता। फिल्म दंगल ने पूरी दुनिया में करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। सपनों और संघर्षों से भरी इस कहानी को देखने के लिए पूरे देश के परिवार टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल्स तक गए थे। इस फिल्म के सीन देखकर लोगों ने तालियां और सीटियां बजाई थी और वो भावुक भी हुए थे। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के बाद भी हरियाणा में समाज की सोच में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया और हरियाणा से जुड़ा एक बड़ा संदेश मनोरंजन की आंधी में कहीं खो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आज हमें ढूंढना होगा। और आज हम आपको एक ऐसे द्वीप पर लेकर चलेंगे जहां पूरी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि हेंडरसन आइलैंड पर इंसानों की कोई बस्ती नहीं है, लेकिन इस द्वीप पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों का कूड़ा पानी में बहकर पहुंच रहा है और अब ये खूबसूरत आइलैंड प्लास्टिक आइलैंड के नाम से कुख्यात हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस द्वीप पर कूड़े के 3 करोड़ 80 लाख टुकड़े मौजूद हैं और वहां हर रोज कूड़े के 13,000 नए टुकड़े पहुंचते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हमने हेंडरसन आइलैंड का एक वीडियो विश्लेषण किया है। इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसान की गतिविधियां हजारों मील दूर मौजूद किसी सुंदर स्थान को भी बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल दोपहर 3:30 बजे अपना फैसला देगा। 15 मई को नीदरलैंड्स के हेग में 11 जजों के आगे भारत की दमदार दलीलों पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि वो फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने में जल्दी नहीं करेगा। भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान पर कुलभूषण को काउंसलर मदद न देकर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत ने इस बारे में 16 बार अपील की थी। नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। जासूसी के आरोप में कुलभूषण को पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 5वें दिन केंद्र सरकार ने कहा कि ट्रिपल तलाक की परंपरा इस्लाम का मौलिक हिस्सा नहीं है और 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने से मुस्लिम धर्म पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ तक आस्था का सवाल है उसमें कोई प्रश्न नहीं है। आस्था के ऊपर कोई बात नहीं है। सेक्युलर नेशन में ये होना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिस है वो संविधान की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, फंडामेंटल राइट्स को मीट करे, समाज को जो है वो मीट करे।
इससे पहले कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ट्रिपल तलाक बैन करने की बात से मुस्लिमों का रुख सख्त हो सकता है और इसे कानूनी चुनौती देने से खत्म हो रही परंपरा फिर जिंदा हो सकती है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि मुस्लिम महिलाओं को निकाहनामे में ही ट्रिपल तलाक से इनकार का विकल्प दिया जा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अच्छा सुझाव है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उनकी संस्था की एडवाइजरी सभी काजियों के लिए मान्य नहीं है। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि कुरान में कहीं भी तलाक ए बिदअत का उल्लेख नहीं है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर हुई। सुबह 3 बजे से 10 बजे तक चले अभियान में सुरक्षा बलों पर कई जगहों पर पथराव भी हुआ। शोपियां जिले में ही आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की अगवा करने के बाद हत्या कर दी थी। माना जा रहा है कि ये तलाशी अभियान शहीद फैयाज के हत्यारे आतंकियों की तलाश के लिए था। इससे पहले 4 मई को भी एक ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल थे। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली लड़कियों की भूख हड़ताल के मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया। रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने छात्राओं को स्कूल अपग्रेड करने की चिट्ठी सौंपी, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रणा करने के बाद गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है। जीत गए हम ये लड़ाई, हमें पता था हम जीत लेंगे। बस हम तो देश की सेवा करेंगे, जो हमारे काम होगा वो हम जरूर करेंगे देश के लिए। रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा डहीना गांव में पहले 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, अब स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई होगी। लड़कियां यहां 8 दिनों से अनशन पर बैठी थी। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। छेड़खानी की घटनाओं से परेशान होकर लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी 29 मई से 3 देशों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम जर्मनी, स्पेन और रूस के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी 5 दिनों की विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू करेंगे। 31 मई को पीएम स्पेन में होंगे, जबकि 1 जून को उन्हें रूस पहुंचना है। प्रधानमंत्री की जर्मनी और स्पेन की यात्रा द्विपक्षीय यात्रा होगी। रूस के दौरे में पीएम को स्पीफ यानी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की उम्मीद है, जिसमें कारोबार, निवेश और रक्षा परमाणु सहयोग पर बात हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बीच तीखी बहस हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी के एक शब्द पर जेटली ने कड़ी आपत्ति जताई। मथुरा में 2 ज्वेलर्स की हत्या के विरोध में आज व्यापारियों ने पूरा शहर बंद रखा। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और डीजीपी सुलखान सिंह पहुंचे। इस मामले में अब तक 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सीओ सिटी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सभी को आश्वस्त करते हैं पुलिस विभाग की ओर से कि उनकी सुरक्षा की और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को मथुरा में दोनों ज्वेलर्स की हत्या कर दी गई थी। इस बीच डीजीपी के आने से ठीक पहले थाना हाईवे इलाके में साड़ी फैक्ट्री में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के एडीजी एसएन रावत को इलाहाबाद जोन का एडीजी बनाया गया है। बरेली के एसएसपी आकाश कुलहरी और इलाहाबाद के एसएसपी शलभ माथुर को हटाया गया है। ताजा फेरबदल को मिलाकर योगी सरकार अब तक करीब 200 बड़े पुलिस अधिकारियों का तबादला कर चुकी है। एक और फेरबदल के तहत यूपी के प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा को भी हटाया गया है। देबाशीष पांडा की जगह आलोक कुमार अब यूपी के नए प्रमुख सचिव गृह होंगे। लखनऊ में आज सुबह एक आईएएस अधिकारी का शव मिला। कर्नाटक काडर के अफसर 36 साल के अनुराग तिवारी की लाश हजरतगंज में स्टेट गेस्ट हाउस से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे मिली। अनुराग इसी गेस्ट हाउस में 2 दिनों से रुके हुए थे। अनुराग के जबड़े के पास चोट के निशान पाए गए हैं। पूरे बॉडी को देखने पर सिर्फ चोट के निशान एक ही जगह है। दूसरा एक कारण जिसकी संभावना हो सकती है
कि कोई गाड़ी से कोई धक्का लग गया हो जिसके कारण एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो संभावना है ट्रॉमेटिक इंजरी की है। अनुराग तिवारी कर्नाटक सरकार के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे। आज ही उनका जन्मदिन भी था। उनकी मौत की वजह अभी साफ नहीं है। पीएम मोदी पर फतवा देने वाले नूर उल रहमान बरकती को कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद ट्रस्ट ने आज शाही इमाम के ओहदे से हटा दिया। मस्जिद बोर्ड ने कहा कि बरकती के फतवों ने पूरी मुसलमान कौम को शर्मिंदा किया है। बरकती ने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग भी की थी। टीपू सुल्तान मस्जिद के जो इमाम थे जनाब नूर उल रहमान बरकती, उनको हटाने के लिए बाकायदा लीगल नोटिस हम लोग भेज चुके। वो आज की तारीख के बाद टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम नहीं रहे। लेकिन बरकती ने शाही इमाम का पद छोड़ने से इनकार करते हुए कहा है कि वो फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। बरकती ने आरोप लगाया कि मस्जिद ट्रस्ट में आरएसएस के लोग घुस चुके हैं। कि इमाम है, वो किसी का गुलाम नहीं है, उसको कोई टर्मिनेटेड का लफ्ज नहीं आ सकता, उसको कोई सैलरी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता तो हम लोग बोर्ड से 2500 रुपया लेते। बरकती ने गाड़ी से लाल बत्ती हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर ममता बनर्जी को अपशब्द भी कहे थे। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे साफ रेलवे स्टेशन है, जबकि बिहार का दरभंगा सबसे गंदा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। बड़े स्टेशनों की साफ सफाई के मामले में विशाखापट्टनम के बाद तेलंगाना का सिकंदराबाद दूसरे और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तीसरे नंबर पर रहा। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन सर्वे में 5वें, जबकि वाराणसी 14वें नंबर पर रहा। छोटे स्टेशनों में पंजाब का ब्यास सबसे साफ है, जबकि बिहार का जोगबनी सबसे गंदा। कुल मिलाकर 407 स्टेशन का सर्वे किया गया, जिनमें से 75 बड़े स्टेशन है, जबकि 332 छोटे। अभी 200 ट्रेन का भी थर्ड पार्टी ऑडिट क्लीनलीनेस के तहत हम करेंगे और ये उम्मीद है आगे अगले साल में शायद टैक्स का भी हम करेंगे।